और जो है मैंगनीज सबसे ज्यादा कहां पर में होता है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना है 66वीं बीपीएससी का क्वेश्चन नहीं है आपका, कभी भी किसी भी एग्जाम के अंदर में रिपीट होकर पूछने की संभावना है। आप बताइए भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? ठीक है, अभी भी सबसे बड़ा जिला यही है। ठीक है, बताइए जल्दी से, और कौन से राज्य के अंदर में पड़ता है ये जिला? अगर हम बात करेंगे कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो सबसे बड़ा जिला जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, गुजरात का कच्छ जिला जो है ये सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा जिला। दूसरे नंबर पे जो आता है वो आता है आप लोगों का लद्दाख के अंदर में, जो लेह जिला है ये सब दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, लेह लद्दाख के अंदर में। लेकिन सबसे बड़ा जिला अगर बात करेंगे तो कच्छ है अभी भी, 45,652 ठीक है स्क्वायर किलोमीटर है, 45,652 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। ठीक है, और जो लेह है, अभी लेह को तोड़ने की बात चल रही है, लेह को और छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में बांटने की बात, बट अभी तक हुआ नहीं है। जब वो होगा, ठीक है, तब मैं आपको बता दूंगा। अभी जनवरी 2025 के अंदर में केवल और केवल प्रपोजल है ये, आगे जाकर हो सकता है, ठीक है, कि कभी इन फ्यूचर जाकर वो लेह को जो है छोटे छोटे हिस्सों में तोड़े, बट अभी जस्ट एक प्रपोजल है। लेह अभी 45,000 ठीक है आपका 100 स्क्वायर किलोमीटर के साथ में दूसरे नंबर का जो है सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, लद्दाख के अंदर में। तो ये आप लोगों को याद रखना है, सबसे बड़ा कौन सा है अभी फिलहाल के अंदर में? ठीक है, कच्छ जिला, गुजरात के अंदर में कच्छ जिला, ये आप देख सकते हो यहाँ पर में गुजरात के अंदर में कच्छ जिला जो है वो सबसे बड़ा है आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी ज्यादातर भारत की नदियों की घाटियों और तटीय मैदानी इलाकों तक सीमित है? देखो ध्यान से समझना आप लोग, कोई भी एक नदी है, ठीक है, जब वो नदी बहती है ना तो अपने साथ में बहुत सारी चीजें जो है वो उखाड़ कर लेकर चलती है वो, स्पेशली जब वो पहाड़ी इलाकों से आती है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर मैं इस तरीके से। ठीक है, ये आप देखिए, ये नदी है। नदी जब पहाड़ी इलाकों से आती है या जो ऊपर वाले जो ऊपरी इलाके हैं जनरली हिमालय वगैरह से, उधर से जब आती है तो अपने साथ में बहुत सारी चीजें इरोड करके लेकर आती है। ठीक है, अपने साथ में लेकर आती है, और बाढ़ के रूप में वो जब भी बाढ़ आती है उस नदी के अंदर में तो वो चारों तरफ में फैला देती है, या फिर जनरली जब वो समुद्र में मिलने वाली है तो उसके तट के ऊपर में फैला देती है। ऐसी मिट्टी को आप लोग कहते हो एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल कहा जाता है उसको, एलुवियल सॉइल हिंदी में उसको कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। तो एलुवियल या जलोढ़ मिट्टी जो है ये आपकी नदियों की वजह से बनती है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो एलुवियल सॉइल के दो प्रकार कौन कौन से हैं? बताइए, कितने लोग हैं जो बता सकते हैं एलुवियल मिट्टी के दो प्रकार? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, याद रखना है आप लोगों ने कि जो जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक है, इसके दो प्रकार है। एक होता है आप लोगों का भांगर, ठीक है, बांगर, ठीक है, और एक होता है खादर। खादर, जो बांगर है आपका, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये ओल्ड सॉइल है, ओल्ड पुरानी वाली मिट्टी, पुरानी वाली। और खादर जो है ये न्यू वाली एलुवियल सॉइल है जो अभी अभी बनी है कुछ सालों के अंदर में। ठीक है, बांगर जो है ये इतनी पुरानी हो चुकी है कि अब ये इतनी ज्यादा फर्टाइल नहीं रही और इसके अंदर में कंकर पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में एक एग्जाम हुई थी उसके अंदर में आया भी था कि कौन सी जलोढ़ मिट्टी के अंदर में कंकर पाए जाते हैं। तो बांगर वाली जो है ओल्ड वाली, उसमें कंकर वगैरह पाए जाते हैं, छोटे छोटे से जो पत्थरों के टुकड़े होते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, खादर के अंदर में नहीं पाया जाता। खादर जो है बहुत ज्यादा फर्टाइल है, उपजाऊ है, इसकी उपजाऊता बहुत ज्यादा है। ठीक है, उपजाऊ भूमि है ये याद रखना था आप लोगों ने। ठीक है, चलिए तो ये ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। एंड बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, कंटिन्यूअसली सेशन को आप लोगों ने आप लोग लाइक कर रहे हो। जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया, एक बार वापस से हाथ भी उठा दीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर मैं हाथ ऊपर कर दीजिए यहाँ पर, ताकि मैं देख सकूं कि कितने बच्चे जो कंटिन्यूअसली एफर्ट्स दे रहे हैं अपना यहाँ पर इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। ओके, तो ये प्लीज इसको याद रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट जो है आप लोगों को आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। ठीक है, तो हमारे भारत के रिवर बेसिन और कोस्टल प्लेन्स के अंदर में एलुवियल सॉइल आप लोगों को मिल जाएंगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ब्लैंक नदी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है। DSSB TGT का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर मैं ना सिंपल सी बात है, ये हमारा भारत है मान लीजिए। ठीक है, बात यहाँ पर में हो रही है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में ये क्या करती है, एक सीमा का काम करती है कि यहाँ पर में ये नॉर्थ इंडिया है, ठीक है, और ये साउथ इंडिया। ऐसा माना जाता है कि यही एक सीमा है जिससे नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया डिसाइड होता है। ठीक है, ऐसे तो डिसाइड करने को तो कहीं से भी कर सकते हैं, बट आपको याद रखना है नर्मदा नदी जो है फ्रेंड्स, ये नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया डिसाइड करता है जनरली। ठीक है, नॉर्थ और साउथ, तो नर्मदा इज द करेक्ट आंसर। तो प्लीज इसको याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग। नर्मदा, नर्मदा नदी जो है ये याद रखना आप लोगों ने कि कौन से डायरेक्शन में बहती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है आप लोगों को याद रखना वेस्ट डायरेक्शन में बहकर अरेबियन सी में मिल जाती है, अरब सागर के अंदर में। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। नर्मदा नदी के ऊपर में, ठीक है, दो इंपॉर्टेंट वाले बांध बनाए गए हैं। एक बनाया गया मध्य प्रदेश के अंदर में इंदिरा सागर डैम।
इंदिरा सागर डैम, ठीक है, और एक बनाया गया है गुजरात में सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम। तो इंदिरा सागर डैम कहां पर में, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश के अंदर में। अगर आपसे पूछ लिया जाए सरदार सरोवर डैम, ठीक है, कहां पर में है, तो नर्मदा नदी पर है, लेकिन गुजरात वाले साइड के अंदर में। तो ये दो भी प्लीज इसको याद रखेंगे आप लोग, इंदिरा सागर डैम और सरदार सरोवर डैम, दोनों के दोनों नर्मदा नदी के ऊपर में। सभी लोग जल्दी से लिख देंगे कमेंट के अंदर में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये। अच्छा, नर्मदा नदी कहां से निकलती है ये भी याद रखना है आप लोगों ने, अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक, अमरकंटक नाम की जगह है, अमरकंटक प्लेट्यू से, माइकल हिल्स के अंदर में, वहां से निकलती है अमरकंटक प्लेट्यू से नर्मदा नदी, जबलपुर के पास से, ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। चलिए नाउ फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, ठीक है। भारत की कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन सी जोड़ियां आप लोग लगा सकते हो जो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर में बंगाल की खाड़ी के अंदर में जो जाकर मिलती है वो नदियां, तो गंगा नदी जो है और उसकी जो सहायक नदी है सोन, उसका पानी तो चलो मिल जाएगा, लेकिन जो माही नदी है, ठीक है, माही नदी, माही नदी के बारे में आपको बताता हूं मैं। आप लोगों को याद है मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को विंध्या और सातपुड़ा के बारे में बताया था। तो यहाँ पर मैं सातपुड़ा के ऊपर से मध्य प्रदेश में से, ठीक है, एक नदी निकलती है माही नदी, ऊपर की तरफ में जाती है राजस्थान की तरफ में, फिर उसको याद आता है उईमा में कहा जा रही हुई है, ठीक है, फिर वो वापस आती है और इस तरीके से गुजरात में जाकर, गुजरात होते हुए माही नदी, ठीक है, ये अरब सागर में जाकर मिल जाती है। तो माही नदी अरब सागर में मिलती है, बंगाल की खाड़ी में नहीं। और इसी चक्कर में, ऊपर नीचे के चक्कर में क्या होता है, ये कर्क रेखा को 2 बार काट देती है। ये भी याद रखना है आप लोगों ने कि कर्क रेखा 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो कर्क रेखा 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है। नर्मदा नदी आपको पता है फ्रेंड्स की ये आपकी पश्चिम की तरफ में जाती है ना, पश्चिम की तरफ में जाती है, वेस्ट फ्लोइंग है अरब सागर में। तापी नदी भी जाती है, तो ये भी आंसर में नहीं हो सकता आप लोगों का, ठीक है, क्योंकि आपसे बंगाल की खाड़ी में बोला है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है ये याद रखना है आप लोगों ने, गोदावरी नदी जाती है, ठीक है। महानदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में जाती है, और कावेरी नदी इधर दक्षिण भारत में, ये भी बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। कितने लोगों ने सी आंसर लगाया था, ऑप्शन एलिमिनेट भी कर पाए हो अगर आप लोग, ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी यहाँ पर मैं ऑप्शन एलिमिनेट करने में मदद मिली हो, ठीक है, या आप कर पाए हो तो हाथ ऊपर कर दीजिए, आप लोग आगे बढ़ रहे हो मतलब, ठीक है। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं कि कौन कौन से राज्यों में इनका ओरिजिन होता है। जैसे नर्मदा नदी मैंने आपको बताया फ्रेंड्स के मध्य प्रदेश के अंदर में इसका ओरिजिन होता है। ताप्ती या तावी नदी, ठीक है, तापी नदी मध्य प्रदेश में। माही नदी, इसका उद्गम भी मध्य प्रदेश में होता है। और माही नदी एक ऐसी नदी है जो याद रखना है आप लोगों ने कि 2 बार कर्क रेखा को काटती है, ठीक है, 2 बार कर्क रेखा को काटती है, ठीक है। साबरमती नदी राजस्थान से निकलकर जो है ये अरब सागर में जाकर मिल जाती है। लूनी नदी राजस्थान से निकलती है लेकिन इधर में मिल जाती है, अरब सागर तक पहुंच नहीं पाती। तवा रिवर, ठीक है, नर्मदा नदी की सहायक नदी है। और शरावती नदी कर्नाटक के अंदर में। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। आपको एक चीज याद होंगी, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हमारे भारत के अंदर में दक्षिण में 2 घाट है, एक है पश्चिमी घाट, ठीक है, और एक है पूर्वी घाट, ठीक है, पूर्वी घाट। आप लोगों से क्या बोला जा रहा है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन कहां पर में होता है। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो मिलन है जहां पर में होता है वहां पर में नीलगिरी की पहाड़ियां है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियां। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन जिस जगह पे होता है उस जगह को आप नीलगिरी पहाड़ियां के नाम से जानते हो। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची जो चोटी है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है डोडा बेट्टा, ठीक है, डोडा, डोडा बेट्टा, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, डोडा बेट्टा, ठीक है। तो नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है, ये भी याद रखिए आप लोग, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा। पूर्वी घाट और पश्चिमी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन कहां पर में होता है, नीलगिरी पहाड़ियों पर होता है, दोनों जाकर वहां पर में मिल जाते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए कि पश्चिमी घाट का सबसे बड़ा जो गैप है, पाल घाट गैप, कौन से 2 राज्यों को मिलाता है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, जल्दी से बताइए कौन कौन से 2 राज्यों के बीच में जो है वो रास्ता बनाता है, पाल घाट गैप, पाल घाट पास या पाल घाट दर्रा। पश्चिमी घाट का एक बहुत बड़ा गैप है, पहाड़ों के बीच में गैप है, ठीक है, केरल और तमिलनाडु, ठीक है। चलिए गुड। तो आंसर इसका जो है फ्रेंड्स आप लोगों का इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर तो ये हो जाएगा कि पूर्वी और पश्चिमी घाटियां आपकी नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलती है। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची छोटी आप बता दोगे, पाल घाट गैप किसको किसको मिलाता है वो भी बता दोगे। ये देखिए आप लोग यहाँ पर में मिलती है ये दोनों। नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, हुंड्रू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस पठार पर स्थित है? DSSB का क्वेश्चन है। तो आप देखिए हुंड्रू जलप्रपात जो है फ्रेंड्स, ये छोटा नागपुर का जो पठार है वहां पर में आपको मिलने वाला है, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार पर। कौन से वाले राज्य में मिलेगा ये हुंड्रू जलप्रपात? आपको राज्य का नाम भी पूछा जा सकता है, तो कोई है जो यहाँ पर मैं बताना चाहेगा राज्य का नाम? हुंड्रू जलप्रपात ये आपको मिलेगा झारखंड में। अगर झारखंड में ये भी पूछ लिया जाए कि कौन से वाले शहर में है, तो झारखंड में रांची में है। आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि रांची को झरनों का शहर कहा जाता है, ठीक है, झरनों का शहर। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि झरनों का शहर किसको कहा जाता है? झरनों का शहर तो रांची को कहा जाता है, ये प्लीज याद रख लीजिए आप लोग। ओके, अच्छा चलिए एक और क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। मैं मुझे बताइए हुंड्रू जलप्रपात कौन सी नदी की वजह से बनता है? देखो जलप्रपात का मतलब क्या होता है, एक नदी है, ठीक है, रास्ते से जा रही थी, ठीक है, पहाड़ से ऊपर से नीचे गिर गई वो पटाख करके, ये इस तरीके से है ना, इस तरीके से पानी जो है नीचे की तरफ में गिर रहा है, उसी को जलप्रपात बोलते हैं, जो ऊपर से पानी गिरता है ना, झरना, जलप्रपात, वाटरफॉल। तो कौन सी नदी जो है वो गिर रही है जिसकी वजह से हुंड्रू जलप्रपात बना है? ये भी एक इंपॉर्टेंट है। सोन नदी कहां से होगी? सोन नदी तो जाती ही नहीं झारखंड में। सुवर्ण रेखा नदी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, काफी सारे बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे आंसर कर रहे हैं, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, सुवर्ण रेखा, सुवर्ण रेखा जो रिवर है जिसको सुवर्ण रेखा भी बोला जाता है वहां पर में लोकली, तो सुवर्ण रेखा नदी जो है उसकी वजह से ये बनता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आंसर्स आप लोग करते जा रहे हो, ऐसे ही आंसर्स करते रहेंगे आप सभी के सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, यहाँ पर में क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है, यूपी आरओ में पूछा गया था, सलाइन सॉइल मतलब जो खारी मिट्टी होती है आप लोगों की, भारत में लवणीय मिट्टी जो होती है जिसमें नमक होता है, आर नॉट अप्रोप्रिएट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, वो फसल उगाने के लिए उपयुक्त नहीं होती। ऑब्वियस सी बात है, जिस मिट्टी के अंदर में बहुत सारा नमक होगा, आप उसके अंदर में कैसे खेती करोगे? कर सकते हो क्या आप लोग? मिट्टी में नमक बहुत ज्यादा हो गया तो आप नहीं कर पाओगे ज्यादा अच्छे से खेती, तो सही बात है, असर सही है, ठीक है। खारी मिट्टी में मोटे नमक का अनुपात अधिक होता है, जिसका मुख्य कारण शुष्क जलवायु और खराब जल निकासी है, ठीक है। सलाइन सॉइल्स हैव हाई प्रोपोर्शन ऑफ वियरिंग सॉल्ट, ठीक है, जो सलाइन मिट्टी होती है उसके अंदर में क्या होता है, ठीक है, बहुत मोटे मोटे नमक के कण होते हैं। एक्चुअल में ये नमक के कण आते कैसे है? बहुत ज्यादा ड्राई क्लाइमेट है तो क्या होगा कि जो पानी है, ठीक है, मिट्टी में का, वो पानी वाष्पीकरण होकर उड़ जाएगा और पीछे में नमक छोड़ जाएगा, पीछे में नमक छोड़ जाएगा, तो मोटे मोटे दाने बन जाते हैं नमक के वहां पर में। ओके, तो ये एक चीज है आप लोगों की, तो बताइए आंसर क्या होगा? जी, तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो है आप लोगों का, ये भी बिल्कुल सही है कि सलाइन जो है आप लोगों का, सलाइन सॉइल जो है उसके अंदर में मोटे मोटे कण होते हैं नमक के। जो आप नमक खाते हो ना, टाटा शुद्ध नमक जिसका दाना दाना एक समान, ये टाटा नमक वाला नमक नहीं है, इसका दाना दाना एक समान नहीं होता, ठीक है, मोटे मोटे दाने होते हैं, ठीक है।